नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस मॉक टेस्ट, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1952 को, या फिर 26 जनवरी 1959। तो ये सब ऑप्शन तो एकदम फालतू है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया था। अगर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें, नेशनल एम्बलम की बात करें, तो वो अशोक का सारनाथ स्तंभ है, ठीक है। ये आप देखते हैं। और यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं वहां पर देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ये चीज याद रखिएगा। इसमें देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है, ठीक है, लिखा हुआ है, आप देखेंगे, जिसका कि अर्थ क्या होता है? सत्य की सदैव जीत हो। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है अगर परीक्षा में आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? मुंडोक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। क्लास अब आपको पता है कि ये अशोक का सारनाथ स्तंभ है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपके 4 शेर आपको दिखेंगे। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और एक पीछे 4 सिंह आपको दिखेंगे, ठीक है। इसके नीचे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको हाथी दिखेगा, घोड़ा दिखेगा, सांड दिखेगा और सिंह की आकृति मिलेगी। परीक्षा में हो सकता है प्रश्न कभी आपसे इस तरीके से पूछ ले, तो आप याद रखिएगा हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह की आकृति इसमें मिलती है। तो इतनी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। आप सभी को पता है कि हमारा नेशनल एंथम क्या है। हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, ठीक है, जिसको कि किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगर परीक्षा में आपसे पूछे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया, तो आप याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर परीक्षा में पूछे कि नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, तो आप क्या याद रखेंगे? 22 जुलाई 1947। मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये चीजें परीक्षा में पूछी गई है, ठीक है, और ये आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। नृत्य नाटक ख्याल निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से, पंजाब से, गुजरात से, या फिर मध्य प्रदेश से? तो अगर हम ख्याल की बात करें तो ये आपका संबंधित है राजस्थान से। सेकंड का ए आपका सही उत्तर है। देखिए, यह राजस्थान की भवाई जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न। अंग्रेज ने स्वाली का युद्ध जो कि 1612 में किसके खिलाफ लड़ा था? तो बताइए, अंग्रेजों का जो सवाली का युद्ध था वो किसके किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और किसके बीच में हुआ था? डेनिस के, फ्रांसीसियों के, पुर्तगाली के, या फिर डच के? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? 1612 में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में स्वाली का युद्ध हुआ था। थर्ड का सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पे देख लीजिए व्याख्या भी। सवाली के नौसैनिक युद्ध में पुर्तगाली अंग्रेजों से हार गए थे, ठीक है। या आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं, नवंबर 1612 को हुआ था और इसका नाम सूरत शहर के पास सुवाली गांव के बंदरगाह के नाम पर सवाली पड़ा।
यह भारत में पुर्तगाली के वाणिज्यिक एकाधिकार के अंत की शुरुआत को दर्शाता है। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। जब साबुन के पानी में लिटमस पत्र को डाला जाता है तो उसका रंग बदलकर डैश हो जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि लिटमस पेपर को जब सोप में डाला जाता है तो उसका कलर क्या हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा क्लास कि अगर हम रेड लिटमस को डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है, और ब्लू लिटमस को डालेंगे तो कोई असर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, फोर्थ का ए आपका सही उत्तर है। देखिए प्रयोगशाला में लिटमस पत्र का उपयोग एसिड या बेसिक, अम्ल या क्षार के परीक्षण में किया जाता है, ठीक है। अगर अम्ल होता है, एसिडिक होता है तो नीला लिटमस जो है, जो ब्लू लिटमस है, देखिए ब्लू लिटमस है वो क्या हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर बेसिक है तो जो रेड लिटमस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर देख लिए अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस लाल रंग का हो जाता है। वही पदार्थ में यदि क्षार उपस्थित हो तो जो लाल लिटमस है, रेड है, को नीले रंग में बदल देता है। अगर हम साबुन की बात करें तो साबुन जो है वो आपकी क्षारीय होता है, ठीक है, ये पता है ना, बेसिक होता है, इसलिए ये लाल लिटमस को नीले लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे। अकबर ने किस वर्ष में पिछले 10 वर्षों के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया था, जिसमें मूल्य में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादकता की जानकारी शामिल थी। यहाँ पर 1569 में, 1548 में, 1518 में या 1536 में, और फिफ्थ का जो आपका सही उत्तर है वो है 1580 में। तो सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं अकबर के शासनकाल की हम बात करते हैं तो 1571 से 1580 ये 10 वर्ष के आंकड़ों पर भू राजस्व का औसत निकाला गया था। और किसके द्वारा निकाला गया था, याद रखिएगा, तोडर मल के द्वारा निकाला गया था। और इसको हम क्या कहते हैं, आईने दहसाला कहा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए अकबर के शासनकाल में 1571 से 1580 के आंकड़ों के आधार पर भू राजस्व का औसत निकालकर आईने दहसाला लागू किया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत राजा तोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नकद के रूप में वसूली किए जाने वाले लगान 1571 के मध्य करीब 10 वर्षों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आईने दहसाला याद रखेंगे आप, 10 वर्षों का औसत लिया था और उसके बेसिस पे कितना लैंड रेवेन्यू डिसाइड किया, तो 1/3, 1/3 किसके द्वारा, राजा तोडरमल द्वारा। ये चीज याद रखिएगा, इससे ज्यादा मतलब डीप में नहीं जाएंगे, पूछेंगे तो यहीं से प्रश्न पूछेंगे। छठवें प्रश्न को देखते हैं। उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य में प्राग्ञ ज्योतिषपुर के रूप में जाना जाता है। तो प्राग्ञ ज्योतिषपुर के रूप में किसे जाना जाता है, असम को, उड़ीसा को, बिहार को या फिर केरल को। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, असम को प्राग्ञ ज्योतिषपुर के रूप में जाना जाता है। 6 का ए आपका सही उत्तर है। अच्छा क्लास, मैंने आपसे पहले भी कहा है जब भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो ज्योग्राफी भी रिवाइज कर लो, हिस्ट्री भी रिवाइज कर लो, एनवायरमेंट भी रिवाइज कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड चीज देखी कि महाकाव्य में प्राग ज्योतिषपुर के रूप में किसे जाना जाता है, असम राज्य को जाना जाता है। असम को कामरूप के भी नाम से जाना जाता है। परीक्षा में ये भी प्रश्न बना है कि कामरूप के नाम से किसे जाना जाता है, तो असम को जाना जाता है। यहाँ पर इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि असम में जो भी आपके नेशनल पार्क है, तो रायमोना, ठीक है, कहां पर है, असम में है। मानस असम में है। औरंग असम में है। काजीरंगा जहां पर आपको 1 हॉर्न डायनासोरस मिलता है, एक सींग वाला गैंडा, वो कहां पर है, असम में है, ठीक है। नमेरी कहां पर है, असम में है। दिहिंग पटकई कहां पर है, असम में है। डिब्रू सिकोवा कहां पर है, असम में है। तो ये भी चीज रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। आने वाले क्लास में हम यही करेंगे, जब हम टेस्ट में रिवीजन करेंगे ना चीजों का, तो कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा है जहां पर मैं आपको पॉलिटी से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न, इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रश्न एक साथ बता पाऊं तो मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा दूंगी। जैसे इस प्रश्न में आपको ये एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कामरूप, ठीक है, या फिर आपका प्राग ज्योतिषपुर के नाम से किसे जाना जाता है, असम को जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसी के साथ नेशनल पार्क में रिवाइज कर लिए। रायमोना, मानस, ठीक है, नमेरी, काजीरंगा, दिहिंग पटकई, डिब्रू सिकोवा, औरंग,
ये सब आपका कहां पर है? असम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वें प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया गया था? तो यहाँ पर सुंग, चोल, मगध या फिर कुषाण। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है मगध। ठीक है, सबसे पहले अगर प्राचीन भारत का हम पहला साम्राज्य की बात करें तो युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग मगध साम्राज्य द्वारा किया गया था। 7th का सी आपका सही उत्तर है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख ले, व्याख्या देख ले ताकि आपको याद रहे। देखिए मगध की सेना में 20,000 के लगभग घुड़सवार थे। ठीक है, फिर उसके बाद 2 लाख आपकी पैदल सेना थी, 2,000 रथ थे। ठीक है, और 3,000 हाथी शामिल थे। चलिए 8वां प्रश्न, वैसे इतना आपसे पूछेगा नहीं कि कितने कितने, लेकिन बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। 8वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ब्रेन को एनर्जी किससे मिलती है? न्यूक्लिक एसिड से, फैटी एसिड से, एमिनो एसिड से या फिर ग्लूकोज से? ठीक है, तो जो ब्रेन है उसको एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। ठीक है, 8th का डी। इसीलिए ना जब थक जाते हो, कभी कभी पढ़ते पढ़ते ना कुछ खा लिया करो, तो ब्रेन आपका थक जाता है, जब उसको ग्लूकोज मिलता है तो वो फिर एक्टिव हो जाता है। तो कुछ भी ग्लूकोज की मात्रा ले लिया करो, कुछ मीठा ले लिया करो ताकि आपका ब्रेन फिर एक्टिव हो जाए। चलो यहाँ पर देखो ब्रेन से रिलेटेड और क्या प्रश्न बनते हैं, एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ब्रेन में मेनली हम 3 पार्ट्स पर पेपर में प्रश्न बनते हैं, एक सेरिब्रम पे, सेरिबेलियम पे और मेडुला ऑब्लंगाटा, जिसको कि हम ब्रेन स्टेम यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए ब्रेन स्टेम जो है, जो मेडुला ऑब्लंगाटा है, वो आपका ये जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन आपका, तो ये जो यहाँ वाला पोर्शन है इसको हम सेरिब्रम कहते हैं। ठीक है, पीछे वाला पोर्शन, ये पीछे लोग कहते हैं ना मत मारो, छोटा दिमाग है, पीछे क्यों मारते हो, मत मारो, तो ये सेरिबेलियम हो गया। ठीक है, ये सेरिब्रम हो गया, इधर सेरिबेलियम हो गया, और इधर आपको इधर नेक की तरफ इधर मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। जो सेरिब्रम होता है ये हमारे सोचने के, लर्निंग के, जजमेंट के, ठीक है, इन सब से रिलेटेड होता है सेरिब्रम। ठीक है, और सेरिबेलियम की बात करें पीछे, तो ये बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, पोस्चर के लिए। आपने देखा होगा कि ये प्रश्न पेपर में बनता है कि जब इंसान कोई भी अल्कोहल, मतलब कोई भी ऐसी ड्रिंक आपकी कंज्यूम करता है, तो उस समय सबसे पहले ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है? तो सेरिबेलियम। ठीक है, ये पीछे वाला, तभी वो ऐसे ऐसे थोड़ा हिलने लगता है इंसान। और आपने बहुत देखा होगा कि लोगों को ऐसे, इन लोगों के हाथ कांपते हैं, ये भी एक डिजीज होती है जिसमें कि सेरिबेलियम आपका इफेक्ट होता है। ये चीज याद रखिएगा। सेरिब्रम जो है आगे वाला पोर्शन, ये सोचने की क्षमता, लर्निंग की क्षमता, जजमेंट की क्षमता से रिलेटेड होता है। और ये जो मेडुला ऑब्लंगाटा होता है इधर पीछे की तरफ, ये आपकी हार्ट बीट, ब्रीदिंग, इन सब चीजों को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को। ठीक है, वॉमिटिंग, ये सब चीजें, डाइजेशन, ये मेडुला ऑब्लंगाटा से रिलेटेड है। परीक्षा में प्रश्न बनता है पेपर में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए 711 AD की बात की गई है। अरब सेनापति डैश ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया था। किसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो कि बाद में खलीफा का एक क्षेत्र, खलीफा क्षेत्र का हिस्सा बन गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिफ या फिर मोहम्मद गौरी? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो यहां पर 9th का जो सही उत्तर है वो है सी। देख लीजिए यहां पर 9th का सी आपका सही है। यहां पर देखिए मोहम्मद बिन कासिफ ने राऔर, कौन सा युद्ध है याद रखिएगा, राऔर। ठीक है, राऔर के युद्ध में राजा दाहिर को पराजित करने के बाद तत्कालीन सिंध की राजधानी आलौर पर कब्जा कर लिया था। ये चीज याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने किसको पराजित किया था? तो राजा दाहिर को पराजित किया था। ठीक है, और जो तत्कालीन सिंध की राजधानी थी आलौर, उस पर कब्जा भी कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th प्रश्न को देखते हैं। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही बोला है। यहां पर देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था नेशनल फ्लैग 1949 को। आप बताइए कब अडॉप्ट किया था? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम इन जनवरी 1948।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंफर्म द इंडियन मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन 1947 और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम इन जनवरी 1950। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया है कि जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अडॉप्ट किया था। ये आपका सही है और सब आपके गलत है। ठीक है, 10th का ए आपका सही है। याद करिए 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, जिसको कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है, उन्होंने इसकी रचना की थी, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया गया था। अगर परीक्षा में आपसे ये प्रश्न पूछे कि जन गण मन जो है उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में गाया गया था, तो आप याद रखेंगे जन गण मन को इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता सेशन में 1911 में गाया गया था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। फिर एक चीज यहां पर याद रखिए कि यहां पर लिखा गया है कि भारत ने संविधान सभा ने 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की थी। तो ये याद रखिएगा, नहीं मई 1947 में नहीं, मई 1949 में इंडिया ने रेक्टिफाई किया था मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। मणिपुर के किस महाराजा ने भारत सरकार के साथ अंगीकार पत्र पर हस्ताक्षर किया था? बोधचंद्र सिंह ने, नारा सिंह ने, कुलचंद्र सिंह ने या फिर गंभीर सिंह ने? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो आपका साइन हुआ था मणिपुर के साथ, उसको साइन किया था बोधचंद्र सिंह ने, महाराजा बोधचंद्र सिंह ने। 11th का ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदीय द्वीप है? तो ये तो कई बार पेपर में प्रश्न बना है कि लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड कौन सा है? तो ये आपका दीप द्वीप दिया है, गुंडू द्वीप दिया है, दिवेर द्वीप दिया है और माजुली दिया है। तो आप बता दीजिए सही उत्तर जल्दी से क्या है? माजुली द्वीप। 12th का डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न को देखते हैं। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य है, विष्णु है, नारद है कि वामन है? तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है वो सबसे पुराना पुराण है। पेपर में ये प्रश्न पूछ सकता है। अगर हम पुराणों की संख्या देखें तो पुराणों की 18, मतलब इनकी जो संख्या है वो है 18। ठीक है, जिनमें से 5 जो आपके पुराण है मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्म, भागवत पुराण सबसे प्रमुख है। ठीक है, और पुराणों में मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, पुराणों से रिलेटेड एक और प्रश्न बनता है, वो भी मैं बता दूं। विष्णु पुराण का जो संबंध है वो किससे है? मौर्य वंश से है, याद रखिएगा। वायु पुराण का जो संबंध है वो गुप्त वंश से है और मत्स्य पुराण का जो संबंध है वो आंध्र सातवाहन वंश से है। याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा है विष्णु पुराण मौर्य, ठीक है, वायु पुराण गुप्त, और हम बात करेंगे जब आपके मत्स्य पुराण तो सातवाहन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14 प्रश्न देखते हैं। बार्क कहाँ स्थित है? ये तो एक डायरेक्ट सा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है। श्रीनगर में, ठीक है, ट्राम्बे में, पुणे में या फिर हैदराबाद में? तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो आपका क्या है? ट्राम्बे में। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 प्रश्न देखते हैं। द टर्बुलेंट ईयर 1980 टू 1996 किसके द्वारा लिखी गई है? प्रणब मुखर्जी द्वारा, कैलाश सत्यार्थी द्वारा, डॉक्टर के मोहम्मद द्वारा या केनेथ बेकर द्वारा? तो यहाँ पे टर्बुलेंट ईयर जो है वो लिखी गई है प्रणब मुखर्जी द्वारा। 15 का ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 16 प्रश्न पे। किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? 2004 में, 2008 में, 2014 में, 2016 में? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है 2008 में। 2008 में गंगा नदी को क्या आपकी सबसे, ये आपको पता है कि क्या घोषित किया गया था? नेशनल रिवर, ठीक है, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, गंगा नदी की हम बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? या हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी के नाम से निकलती है और हरिद्वार में अलकनंदा तथा भागीरथी के मिलने के पश्चात गंगा नाम से जानी जाती है।
ठीक है। गंगा नदी का जो बेसिन है वो विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। आपको पता है इधर एलुवियल सॉइल आपको मिलते हैं ना। भारत सरकार ने 5 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था और 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत की जलीय जीव घोषित किया गया था। ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, तो वो आपका गंगा डॉल्फिन है। 2009 में उसे घोषित किया गया था। ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं 17 प्रश्न में। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? यहां पर देखिए इंटरिम गवर्नमेंट की बात की गई है और इसके डिप्टी चेयरमैन की बात की गई है। तो यहां पर आपके दिया गया है क्लाउड ऑचिन लेक, ठीक है, फिर C.H. भाभा, श्री राजा गोपालचारी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है बताइए। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट को इसका उत्तर पता होगा। 17 का डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को, ठीक है, याद रखिएगा। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष आपके कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मामले की अगर हम बात करें, सूचना और प्रसारण मंत्री की बात करें तो वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे, ठीक है। फिर श्रम मंत्री लेबर मिनिस्टर की बात करें तो जगजीवन राम थे और रेलवे और परिवहन मंत्री की बात करें तो अरशद अली थे, ठीक है। चलिए 18वें प्रश्न को हम देखते हैं। राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है? ये किसका कथन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का या फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका है, ये आपका जो स्टेटमेंट दिया गया है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा दिया गया है। 18 का ए आपका सही उत्तर है। आपने देखा है कि इस तरीके के प्रश्न में परीक्षा में पूछते हैं कि ये वाक्य या ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, तो ये ऐसे भी स्टेटमेंट्स को याद रखिएगा। 19 प्रश्न को देखते हैं। सूक्ष्म हवा सांता आना कहाँ बहती है? तो ये आपके लोकल विंड से रिलेटेड प्रश्न हैं जो कि ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। साइबेरिया में, अर्जेंटीना में, स्विट्जरलैंड में या फिर कैलिफोर्निया में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है 19 का डी है, कैलिफोर्निया में। अब क्लास देख लीजिए, यहाँ पर हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं। जैसे चिन्हूक की बात करें, ठीक है, जिसको कि बर्फ खाने वाली हवा भी कहते हैं। ये आपकी गर्म होती है, इसी वजह से तो बर्फ पिघलेगी, इसलिए बर्फ खाने वाली ना सूक्ष्म हवा ड्राई होती है, ठीक है। और ये रॉकीज पर्वत पे आपकी बहती है। फोहन की बात करें, ठीक है, तो ये आपकी गर्म होती आल्प्स पर्वत पर। खमसिन, मिश्र, ये कई बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है जो मैं आपको बता रही। यहाँ पर आप ये भी याद रखिएगा कि ये गर्म है कि ठंडी है, कैसी है, ठीक है। सिरोको की अगर हम बात करें तो ये गर्म है, नम हवा है, ठीक है। ये सहारा से भूमध्य सागर तक बहती है। सोलानो की बात करें तो ये गर्म है, आपकी इसमें नमी है और ये सहारा से साइबेरियन पेनिसुला तक आपकी बहती है। हरमट्टन की बात करें, जिसको कि गिनी डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है, ये पश्चिम अफ्रीका में बहती है। बोरा, जो कि ठंडी है, सूक्ष्म हवा है, ये आपकी हंगरी से उत्तरी इटली तक हवा बहती है ये, ठीक है। मिस्ट्राल की अगर हम बात करें तो ये आल्प्स और फ्रांस में बहती है। पुनास की बात करें, ये ठंडी है, सूक्ष्म है और एंडीज पर्वत में बहती है। बर्फानी तूफान की बात करें, टुंड्रा क्षेत्र, ठीक है। पुरगा की बात करें तो रूस, ठीक है। कर्जदार की बात करें, स्पेन। नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड। सांता आना अभी हमने देखा, ये आपका कैलिफोर्निया में गर्म हवा है ये। करबूरन की बात करें, जिसे कि काला तूफान भी कहा जाता है, ये आपका मध्य एशिया में। और कालिमा की अगर हम बात करें तो ये आपके कैनरी द्वीप समूह में सहारन वायु परत, ठीक है। एलिफेंटा की बात करें तो ये मालाबार तट पे। तो क्लास आप एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चिनूक और सब देख लीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते प्रश्न हैं, इसलिए मैंने थोड़ा डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं, 20वें प्रश्न को देखते हैं। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में डैश से घिरा हुआ है, तो किससे घिरा हुआ है, ठीक है। म्यांमार से, चीन से, थाईलैंड से या फिर बांग्लादेश से। तो यहां पर देख लीजिए, आपसे उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बोला गया है। तो अगर आप देखेंगे तो इधर आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये देखिए आपका किससे घिरा है, बांग्लादेश से। तो यहां पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। अगला देखते हैं,
21वां प्रश्न, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडियन कंपनी को परास्त किया था? तो यहां पर आपके सबसे पहले दिया है, देखिए, वीरापांड, ठीक है, फिर राजा राज चोल, मार्तंड वर्मा या फिर हैदर अली। तो मैं आपको बता दूं, जो ये युद्ध हुआ था कोलाचेल की लड़ाई दक्षिण भारत में 1741 में, वो मार्तंड वर्मा और ईस्ट इंडियन कंपनी के बीच में हुई थी। ठीक है, 21 का सी आपका सही है, याद रखिएगा, सी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, मार्तंड वर्मा जो थे वो त्रावणकोर के राजा थे। ठीक है, इन्होंने डच ईस्ट इंडियन कंपनी को कोलाचेल युद्ध में पराजित किया था। चलिए आगे देखते हैं, 22 प्रश्न को देखते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 2 मिनट का समय, 6 मिनट का, 8 मिनट का या फिर 9 मिनट का? और यहां पर आपका सही उत्तर है 8 मिनट का। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया है जिसके की माध्यम से जो पेड़ हैं जो आपके, वो अपना भोजन बनाते हैं, उसके लिए सूर्य की किरणें बहुत ही आवश्यक होती हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश की उपस्थिति में ही वो अपना भोजन बनाएंगी। और इसी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही वो क्या करती हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं और वातावरण में ऑक्सीजन को छोड़ती हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 देखते हैं। अच्छा, अगर कभी ये भी पूछे कि सोर्स ऑफ एनर्जी पृथ्वी के लिए क्या है, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी, तो मैंने आपको इन्वायरमेंट की क्लास में बताया, आप क्या बताएंगे? सूर्य बताएंगे, सन बताएंगे। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ा सोर्स है सन। ठीक है, खाली 8 मिनट लगते हैं सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने के लिए, 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, चलिए 23वें प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? दूसरा सबसे बड़ा द्वीप की बात यहाँ पे की गई है, तो ग्रैंड टेरे, श्रीलंका, ठीक है, जांजिबार या फिर सुक्रोत्रा। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? श्रीलंका है। 23 का बी आपका सही उत्तर है। हिंद महासागर की बात करें, इंडियन ओशन की बात करें, तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप अगर हम देखेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो आपका मेडागास्कर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है? श्रीलंका है, याद रखिएगा। चलिए 24 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है, मतलब एशिया में प्रेजेंट नहीं है आपका? तो किलिमंजारो, एल्ब्रुस, मैकिनले या फिर एकांकागुआ। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? ये आपका है एकांकागुआ। ठीक है, 24 का डी आपका सही उत्तर है। एशिया से बाहर विश्व का जो ऊंचा पर्वत शिखर है वो किसका है? एकांकागुआ का है, जो कि कहां पर है? अर्जेंटीना में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए 25 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? अमेजॉन, नील, कांगो या फिर नाइजर। तो यहाँ पर ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा है। इसका सही उत्तर क्या है? 25 का सी, कांगो, जिसको कि हम जायरे नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है और याद रखिएगा, ये भूमध्य रेखा इक्वेटर को 2 बार काटती है। दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी को की अगर हम बात करें, दक्षिण अफ्रीका में नीचे की तरफ आप जाएंगे तो आपको एक लिम्पोपो नदी दिखेगी। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और भारत में अगर हम देखें तो भारत में जो आपकी माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो तीनों फैक्ट याद रखिएगा। कांगो नदी, जिसको कि हम जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं, वो इक्वेटर को 2 बार काटती है। ठीक है, लिम्पोपो नदी की बात करेंगे जो कि दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो है, दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, ये आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और भारत में अगर हम बात करेंगे तो कर्क रेखा को, ये याद रखिएगा, कर्क रेखा को आपकी माही नदी 2 बार काटती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 देखते हैं। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य कौन सा था? ठीक है, यहाँ पे स्पेशल एग्रीकल्चर जोन की बात की गई है। तमिलनाडु था, पंजाब था, उत्तराखंड था या गुजरात था? यहाँ पर उत्तर क्या है? 26वें का सी आपका उत्तराखंड सही उत्तर है, ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछ लेते हैं। 1995 से 1996, 1998 से 1999, 2000 से 2001, 2004 से 2005। यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? 1998 से 1999। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो 1988 से 1999 में की गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत किसानों को उनके ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त एवं समय पर ऋण की सुविधा
प्राप्त करना तथा साथ ही आकस्मिक खर्चों के अलावा सहायता क्रियाकलापों से संबंधित खर्चों की पूर्ति करवाने के उद्देश्य से की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था कब? ठीक है, एग्जिम बैंक की बात यहाँ पे की गई है 1981 में, 1982 में, 1985 में कि 1989 में। तो एग्जिम बैंक जो है वो आपका कब स्टैब्लिश हुआ था बताइए? 1982 में। 29 देखते हैं, ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? ठीक है, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव डिटरमाइन इट्स पिच? आयात तरंग का आकार, आवृत्ति या फिर ध्वनि की प्रबलता? तो यहां पर ध्यान रखिएगा जो फ्रीक्वेंसी है ना वो डिसाइड करती है कि कितना पिच होगा। 29 का सी आपका सही उत्तर है। देखिए हम पिच की बात करें, पिच ध्वनि का वह माध्यम है जिसमें हम ध्वनि को मोटी या तीक्ष्ण या पतली कर सकते हैं। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसके ही आधार पर स्त्री एवं पुरुष की आवाज का निर्धारण किया जाता है। पुरुषों की जो फ्रीक्वेंसी जो तारत्व होता है वो कम होता है, महिलाओं का जो होता है वो अधिक होता है। ठीक है, इसीलिए महिलाओं की जो आवाज होती है वो थोड़ी पतली होती है। 30वें प्रश्न को देखते हैं, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आगरा में, चंदौली में, उन्नाव में या फिर मेरठ में? तो चंद्रप्रभा जो है वन्यजीव अभ्यारण्य वो है चंदौली में। 30 का बी आपका सही उत्तर है। 31 देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो बताइए, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, इटावा या जलेसर? ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? जलेसर है। 31 का डी आपका सही उत्तर है। देखिए जलेसर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित एक कस्बा है। तो यहां पर इन्होंने इटावा भी दिया है और जलेसर भी दिया है, ये चीज याद रखिएगा। यहां पर इटावा, तो दोनों ऑप्शन को हम सही मान सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन दे दी है ना तो जलेसर पे टिक लगाएंगे इस कंडीशन पे। यहां पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का जलेसर शहर कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है। ठीक है, जलेसर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के स्थित कस्बा टाउन है। जलेसर ब्रास और पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसे ही कास्ट बेल भी कहा जाता है। उसको बनाने के लिए ब्रास में लोहा मिलाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बताइए, पारंपरिक भोजन मेला है ये, पशुधन मेला है, सांड लड़ाई मेला है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका पशुधन मेला है। ठीक है, याद रखिएगा बटेश्वर मेला। 32 का बी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा ये चीज। और ये आपका याद रखिए, बटेश्वर मेला की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पशुधन मेला है ये, और ये आगरा से करीब 75 किलोमीटर की दूर स्थित एक तीर्थ स्थल बटेश्वर में हर वर्ष विशाल मेला के रूप में लगता है। 33 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, ठीक है, नाइट्रोजन, जलवाष्प या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? ये तो मैंने कई बार इन्वॉल्वमेंट में बताया है, अब आपको रट गया होगा। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन जो है वाटर वेपर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ग्रीन हाउस गैसेस की बात करेंगे तो क्योटो प्रोटोकॉल याद रखिएगा, ठीक है, दोहा अमेंडमेंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 देखते हैं, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? डॉटर ऑफ द ईस्ट नाम की। तो बेनजीर भुट्टो, अनीता देसाई, ठीक है, अरुंधति रॉय या फिर मेधा पाटकर? तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो है बेनजीर भुट्टो। ठीक है, 34 का ए आपका सही उत्तर है। 37 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में डैश हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। तो सबरी संकल्प जो आपका था कैंपेन वो किस चीज से रिलेटेड था? गरीबी दूर करने के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए या फिर इलिटरेसी को निरसाक्षरता दूर करने के लिए? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? शबरी की बात करेंगे तो शबरी ने भगवान राम को बेर खिलाए थे, तो कुपोषण दूर करने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं एंड करेंगे। आज के क्लास में हमने कुछ प्रश्नों को डिस्कस किया, नेक्स्ट क्लास में हम फिर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। कोई भी आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता है कि पेपर में कौन से प्रश्न बनेंगे, लेकिन मॉक टेस्ट के माध्यम से पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस लगा के हम ये चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसी तरीके से हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। पेपर बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है, लेकिन ये सोचकर हम अपनी तैयारी को छोड़ नहीं सकते हैं। हमें पढ़ना हमारा कर्तव्य है, मेहनत करना हमारा कर्तव्य है, उसी में पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को लगाना, ठीक है, अपनी तैयारी
जिस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं उस पैटर्न के हिसाब से करना हमारा कर्तव्य है। और पेपर में अगर प्रश्न कुछ अजीब से आए, बहुत डिफिकल्ट आए, तो वो खाली आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होंगे, सबके लिए डिफिकल्ट होंगे। ये चीज समझने का प्रयास करिए, ठीक है, और मेहनत करिए। आपकी मेहनत बहुत जरूरी है। अगर आज आप मेहनत कर रहे हैं तो कल आपको उसका फल जरूर मिलेगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में कोई परेशानी हो रही है, तो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, हम उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट में कोई दिक्कत है आपको, आधुनिक भारत में कोई दिक्कत है, तो आप बताइए उस चीज को, हम लोग डिस्कस करेंगे उस चीज को। लेकिन बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अपनी पढ़ाई मत छोड़िए। अगर आपको थोड़ा समय मिला है तो उसको बोनस की तरह यूज करिए, ठीक है, और पढ़िए। बस पढ़ना आपका कर्तव्य है। और किसी भी अच्छे से पढ़िए, मॉक टेस्ट दीजिए, मैं यही आपसे बार बार कह रही हूँ। चलिए, अब आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। अगले क्लास में हम आपसे मिलेंगे इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद क्लास।